रिजल्ट उस वक्त तक अनाउंस ना किया जाए जब तक जहां हमें हराया गया है उसकी तस्दीक ना की जाए। ये चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ इस बात की तहकीक कराए। पोलिंग एजेंट्स, काउंटिंग एजेंट्स को क्यों बाहर निकाला, हमें मालूम है क्यों निकाला। कुछ कहे को बहुत समझना चाहिए। हम इस कठपुतली हुकूमत का मुकाबला करेंगे। एहतजाज इस इलेक्शन के हवाले से बाहर भी होगा और अंदर भी होगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं जवाद अहमद सिद्दीकी। नाज़रीन, आइन की रूह से आम इंतखाबात के 21 रोज़ में कौमी असम्बली का पहला इजलास मुनक्किद होना ज़रूरी है, जिसका मतलब ये हुआ कि 15 अगस्त तक कौमी असम्बली का इजलास होना होगा। लेकिन उससे पहले भी कुछ अहम काम हैं जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अंजाम देने हैं। जैसे इलेक्शन कमीशन के ऐलान के मुताबिक 7 अगस्त तक कामयाब उम्मीदवारों की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। फिर आज़ाद अराकीन को किसी सियासी जमात में शामिल होने या न होने के हवाले से फैसला लेना होगा। और फिर जारी बात है, ख़वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों के हवाले से फैसला ECP करेगा, उस हवाले से नोटिफिकेशन जारी होगा। और गालिब इम्कान ये है कि इस सारे मराहिल को तय करने के बाद 11 या 12 अगस्त को ही कौमी असम्बली के इजलास का आगाज़ हो जाएगा और पाकिस्तान के नए वज़ीर आज़म 14 या 15 अगस्त को हलफ उठाने की पोजीशन में होंगे। ऐसे में अपोजिशन के इत्तेहाद बराए साफ और शफाफ इंतखाबात ने जहां यह फैसला किया है कि वो वज़ीर आज़म, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब में अपने उम्मीदवारों को कामयाब कराने की कोशिश करेंगे, वहीं यह इत्तेहाद इस पहले पार्लियामान के इजलास से पहले, हुकूमत साजी से पहले ही सड़क पर एहतजाज का फैसला भी कर चुका है। और 8 अगस्त को इस इत्तेहाद ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दफ्तर के बाहर और फिर 9 अगस्त को सूबाई दफातर इलेक्शन कमीशन के उनके बाहर एहतजाज करने का फैसला किया है। लेकिन बड़ा बुनियादी सवाल नाज़रीन इस वक्त हमारे सामने ये भी है कि तमाम तर एतराज़ात और इल्ज़ामात के होते हुए ये कैफियत, यानी हुकूमत साजी और पार्लियामान के इजलास से पहले ही एहतजाजी कैफियत, हमने 2013 में आखिर क्यों नहीं देखी थी। इसको क्या एक नई जमहूरी रिवायत अब समझकर कबूल कर लिया जाए, ये इस वक्त क्यों ज़रूरी है। और इसके साथ साथ कि एतराज़ उठाने वाली जमातों को उनके एतराज़ात को अगर हल होना है, उसकी तशफ़ी होनी है, वो क्या एहतजाज की सूरत में होगी या मुतल्लिका फोरम से रुजू करने की सूरत में होगी। जैसा कि आज हमने देखा, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक साहब, जो कि कौमी असम्बली के हल्का NA 131 से तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान से शिकस्त खा गए थे, वहाँ लाहौर हाई कोर्ट ने ये हुक्म दिया है कि इमरान खान साहब की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोक दिया जाए फ़िलहाल, और साद रफीक साहब की दरख्वास्त पर पूरे हल्के में दोबारा गिनती की जाए वोटों की। तो ये एक मिसाल आज हमारे सामने ताज़ा मौजूद है। और इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि एक तरफ अपोजिशन इत्तेहाद नज़र आ रहा है, दूसरी जानब एक हुकूमती इत्तेहाद बनता हमें नज़र आ रहा है। तो किस इत्तेहाद की तरजीहात में मुल्की चैलेंजेस किस मकाम पर खड़े हैं, इस सूरत हाल पर भी आज करेंगे। मेहमानों का भी तारुफ करवाते हैं, एक मुख्तसर ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, आपसे मेहमानों का तारुफ करवाता हूँ। हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा नफीसा शाह साहिबा ज्वाइन कर रही हैं आज गुफ्तगू के लिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मियाँ जावेद लतीफ़ साहब शरीक गुफ्तगू होंगे। MKM पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे उनके सीनियर रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन साहब, अब से चंद लम्हों में हमारे साथ मौजूद होंगे। और हम तवक्को कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फ़र्रुख हबीब साहब भी शामिल गुफ्तगू होंगे। मेहमानों के शुक्रिया के साथ नफीसा साहबा, मैं आपकी जानिब आ रहा हूँ। अब जारी बात है, अपोजिशन इत्तेहाद ने फैसला किया है कि 8 अगस्त को उसने एहतजाज करना है ECP के बाहर, और फिर 9 को भी एक एहतजाज करना है सूबाई दफातर के सामने। तो ये तीसरी टर्म जमहूरियत की हम देख रहे हैं, लेकिन पार्लियामान के इजलास से भी पहले, हुकूमत साजी से भी पहले हम सड़क पर एहतजाज भी होता देखेंगे। तो ये बड़ी बदकिस्मती नहीं है पूरे एक जमहूरी निज़ाम के लिए कि इस तरह तीसरी टर्म का आगाज़ होने जा रहा है। नादरा कह रही है कि अकॉर्डिंग टू देम वो काम कर रहा था। अब ECP ने अभी तक वजाहत नहीं की कि ये ब्रेकडाउन जो है वो हुआ भी है या नहीं हुआ है। और इस पर्टिकुलर ताज़ात के बाद तो ये तय है कि ECP की जो फ्लॉज हैं वो आनी चाहिए, उनको तस्लीम करनी चाहिए।
और ये ज़रूरी है कि हम लोग जमहूरियत की खातिर ये ज़रूरी है कि हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएं, क्योंकि जब तक साफ़ और शफाफ इलेक्शंस इस मुल्क में हम यकीनी नहीं बनाते तो जमहूरियत जो है वो अधूरी रहेगी। और ये कंट्रोल्ड और मैनेज्ड डेमोक्रेसी जो इस वक्त लग रहा है कि एक मंसूबे के तहत एक पार्टी को एक स्पेस दिया गया है, ये तासुर अगर इसको फिर दूर करने में ECP या केयरटेकर गवर्नमेंट ने कोई ऐसा किरदार अदा नहीं किया, ना ही कोई वजाहतें पेश की हैं, और ऑन द कॉन्ट्री वो काफ़ी डिफेंसिव मोड में चली गई है ECP। और वो पॉलिटिकल डिफेंसिव आप किसे कह रही हैं नफीसा साहबा? ECP अगर तहकीकात का कह रहा है तो इसको तो अप्रिशिएट किया जाना चाहिए ना। आप उसको डिफेंसिव होने से ताबीर कर रहे हैं? देखिए, जो इनका रवैया रहा है, जिस किस्म की इनकी स्टेटमेंट्स रही हैं, वो ब्लेम गेम कर रहे हैं कि नहीं जी, पहले तो कुछ मानने के लिए तैयार नहीं थे, जब खुद उनके अंदर से नादरा उस वक्त अंडर केयरटेकर गवर्नमेंट है, एक सरकारी इदारा है, रेप्यूटेबल सरकारी इदारा है। जब उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट आया तो फिर जाके उन्होंने ये बात की है। लेकिन ये हमने तो डिमांड किया था उनको, लास्ट इलेक्शंस में फखरुद्दीन जी इब्राहिम ने स्टेप डाउन किया था और हमने ये डिमांड किया एटलीस्ट देखें, अगर एक फेलियर है तो उसकी एक्नॉलेजमेंट होनी चाहिए, और कैसे एक्नॉलेजमेंट होंगी, आप स्टेप डाउन करें। हो सकता है आपका इस्तीफ़ा जो है वो बाद में कमीशन में फिर आप आ जाएं, जो कुछ तो आप जेस्चर दिखाएं कि आपके साथ कोई ना कोई आपने मिस्टेक की है इन इलेक्शंस में। इसलिए ज़रूरी था कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जो ये अपना एहतजाज जो है रिकॉर्ड कराएं। और ठीक है, ये जमहूरियत का स्पेस ये जमहूरियत ने ही दिया है, आज़ाद इजहार, और उसके बाद हम जाएंगे पार्लियामेंट में, और पार्लियामेंट में अपने जो उम्मीदवार हैं उनको भी कोशिश करेंगे कि वो। लतीफ़ साहब, सर आज की जो ताज़ा खबर है, साद रफ़ीक साहब की एक ये डिमांड थी, मुतालबा था कि पूरे हल्के में रिकाउंट हो, और बिलाखिर उनको ये रिलीफ मिला लाहौर हाई कोर्ट से जाकर। लिहाजा क्या ये इस्टेब्लिश नहीं होता कि तमाम तर जो ग्रीवेंसेस हैं उनका अगर रिड्रेसल चाहिए तो मुतल्लिका फोरम्स दस्तयाब हैं और वहां से हल मिल सकता है। आज की इस एग्जाम्पल से ये बात इस्टेब्लिश नहीं होती मियां साहब कि अगर अदारे आज़ाद हों, अगर अदारों में से लोगों को इंसाफ मिल रहा हो तो यकीनन लोग मुतल्लिका फोरम पर ही जाएंगे। और जब आप ये देखें कि कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी, कंट्रोल्ड इंतखाबात, कंट्रोल्ड हुकूमत, कंट्रोल्ड आप मीडिया की बात सुन रहे हों, तो फिर मुझे ये बताएं कि लोग इंसाफ लेने कहाँ जाएंगे। और यही तो हमारा मौक़िफ़ है, हमारा बयानिया यही है। मुस्लिम लीग नून पिछले 3-4 साल से जो बात कर रही है यही तो कर रही है कि अगर आप पाकिस्तान में आज़ादाना इंतखाबात नहीं होने देंगे, अगर आप लोगों की अक्सरियत की राय को तस्लीम नहीं करेंगे, अगर ताकतवर लोग जो हैं इंतखाबात पर असरअंदाज होते रहेंगे जो 70 सालों से होते आ रहे हैं, तो फिर पाकिस्तान के मसाइल का हल दुनिया ये कहती है कि पाकिस्तान जहाँ कहीं भी किसी रियासत के मसाइल होते हैं, जमहूरियत से निज़ाम से उन मसाइल को ड्रेस किया जाता है। इसी तरह हम पाकिस्तान में भी समझते हैं कि पाकिस्तान के मसाइल का हल जो है वो इंतखाबात में है, वो जमहूरियत में है। तो मगर पाकिस्तान में जितने इंतखाबात आज तक हुए हैं, मसाइल कम होने के बजाय मसाइल बढ़े हैं। और मसाइल बढ़ने की वजह सिर्फ यही है कि जब आप आज़ादाना तौर पर इंतखाब नहीं होने दोगे, जब आज़ादाना तौर पर लोग एक दूसरे को या एक दूसरी जमात को मुंतखब नहीं कर पाएंगे, तो फिर मसाइल तो बढ़ेंगे। आज जो नुक्ता नफीसा साहबा ने उठाया उसकी रोशनी में अगर फखरुद्दीन जी इब्राहिम साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया था 2013 इंतखाबात के बाद, सो फिर आपको मानना पड़ेगा कि वो इंतखाबात भी साफ शफाफ नहीं थे। और दूसरी वजाहत, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि आज ये सारा अपोजिशन इत्तेहाद, वो जो आपकी जमात का बयानिया है वोट को इज्जत दो, क्या आप उन सबको इकट्ठा करने में कामयाब हो गए उस बयानिए पर? आप ये बता रहे हैं हमें? नहीं, मैं एक गुजारिश कर दूं कि पाकिस्तान के अंदर जितने आज तक इंतखाबात हुए हैं, मैं बिल्कुल क्लियर हूँ इस मामले पे कि ताकतवर जो लोग हैं किसी हद तक असरअंदाज, भले किसी इंतखाब में ज़्यादा किसी में कम असरअंदाज होते आए हैं, मगर आज जो इंतखाबात हुए हैं माजी के तमाम इंतखाबात से मुख्तलिफ हैं।
पहले पर्दे के पीछे ये चीज़ें होती थी, आज पर्दे के सामने आके सारी चीज़ें हुई हैं। मगर मैं ये कहूँगा कि जो हमारा बयानिया है, जो आपने सवाल उठाया कि तमाम सियासी जमातें जो आज इकट्ठी हुई हैं, मैं तो कहता हूँ कि तमाम सियासी जमातें आप देख लें किस अलाइंस में शामिल हो रही हैं और कितनी बाइख्तियार हैं आज भी अपने फैसले करने में। एक तरफ कोई जमातें शोर मचा रही हैं, एहतजाज कर रही हैं कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, और दूसरी तरफ ऐसे इत्तेहाद में भी शामिल हो रही हैं जिनसे उनको शिकायत है। मगर मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान में होने वाले इंतखाबात ऐसे होने चाहिए, और हम सब जो अपोजिशन की जमातें इकट्ठी हो रही हैं, आपका इशारा पीपल्स पार्टी की तरफ है, आपका इशारा MMA की तरफ है या दीगर जमातों की तरफ है, हम सब यही चाहते हैं कि पाकिस्तान के मसाइल का हल पाकिस्तान के निज़ाम में है और जमहूरी निज़ाम में है। जब तक आप इस जमहूरी निज़ाम को मजबूत नहीं होने देंगे, मैं ये नुक्ता जरा नफीसा साहबा के सामने ले जाऊं, निकाल सकते। अच्छा, मुझे कहा जा रहा है क्विक ब्रेक ले लें, हम क्विक ब्रेक नाज़रीन शामिल करते हैं। और जिस नुक्ते पर बहस आ गई है कि बयानिया और इस वक्त अपोजिशन इत्तेहाद, इस अपोजिशन इत्तेहाद का बयानिया बुनियादी तौर पर क्या है नाज़रीन, इस सवाल पर बात करते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा, मियां जावेद लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फ़र्रुख हबीब साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। फ़र्रुख साहब, आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। और मैं डॉक्टर साहिबा के पास जाने से पहले आपकी जानिब आता हूँ सर, और मैं बड़े एहतराम के साथ ये सवाल आपके सामने फॉर्मुलेट कर रहा हूँ कि धांधली इल्ज़ामात लगाने से धांधली का बेनिफिशरी होने का, मुलजिम बनने तक का सर बज़ाहिर जो आपकी जमात ने सफ़र तय किया है, अब उससे टेक अवे क्या है PTI के लिए? ये धांधली सिर्फ एक फसाना है, धांधली नहीं होती, सिर्फ इर्रेगुलरिटीज होती हैं निज़ाम में, या टेक अवे ये है कि जनाब धांधली होती है, 2013 में हमने बर्दाश्त की, अब आप बर्दाश्त कर लें? जी फ़ारूक साहब। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि साफ और शफाफ इंतखाबात के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी जदोजहद की थी, और 126 दिन का जो हमारा धरना है और उसके बाद जुडिशल कमीशन बना और उसने 40 सिफारिशात अपनी डेवलप की। ये 40 सिफारिशात जो हैं मौजूदा इंतखाबात के अंदर जो है वो इम्प्लीमेंट हुई हैं, और मैं ये समझता हूँ कि ये जो इंतखाबात हैं, इन इंतखाबात में बड़े साफ़ और शफाफ इंतखाबात हुए हैं, और इनके नताइज, क्योंकि मैं ख़ुद मेरे हल्के की रीकाउंट हुआ और कंसोलिडेशन भी हो चुकी है, तो उस अमल का हिस्सा रहा हूँ, और जहाँ पर हमने एक एक वोट की जांच पड़ताल की है, तो बड़ा ज़बरदस्त जो है वो इलेक्शन कमीशन के इंतज़ामात थे, और इलेक्शंस में जो है वो भरपूर तरीके से जो है वो पोलिंग स्टेशंस के ऊपर भी जो है वो सिक्योरिटी थी, किसी जगह पर कोई बड़े दंगे डॉक्टर साहब के पास, डॉक्टर साहब जो ब्रेक से पहले मियाँ साहब नुक्ता उठा रहे थे, सो कम से कम एक फॉर क्लैरिटी के लिए हम ये समझें कि मियाँ नवाज शरीफ साहब की जमात शायद इंतखाबात हार गई, वो खुद शायद नाअहल हो गए, लेकिन बिल आखिर उनका बयानिया इस हद तक जीत गया कि उन्होंने आप सबको एक प्लेटफॉर्म पे जमा कर लिया। ये मानने में तो अब कबाहत नहीं होनी चाहिए। देखिए, ये इनका बयानिया किधर है? ये 2013 से ये दास्तान शुरू। 2013 में 3 जमातें, पीपल्स पार्टी, MQM और ANP, उसके लिए तालिबान फतवे दर फतवे दिए जा रहे हैं कि आप ना निकलें, आप ना निकलें। इधर उधर से थ्रेट्स आए, हमारी लीडरशिप को बिल्कुल मफलूज बाहर नहीं निकलने दिया, और जमातों को भी। और एक जमात जो थी, उस वक्त भी PTI को स्पेस था, लेकिन ज़्यादा स्पेस उस वक्त PMLN को था, और उनको पता था, उनको इल्म था 6 बजे कौन विक्ट्री स्पीच करता है कि मैंने पाकिस्तान में जो है वो इलेक्शन फतेह कर दिया। ये मियाँ साहब थे, तो इनको तो अंदर की बात पता होनी चाहिए। हमने तो कहा ये उस वक्त RO इलेक्शंस है, तो ये इनका बयानिया नहीं है। उस वक्त ये मूवमेंट चली। इमरान खान साहब बदकिस्मती से PTI ने जो रास्ता लिया वो गैर जमहूरी था। धरना और थ्रेट करना, पहले ही साल में इनको जो उस वक्त की गवर्नमेंट थी उसको कहना कि आप इस्तीफ़ा दें, बहुत मनफी उनका रोल रहा। पार्लियामेंट को बॉयकॉट करना, पार्लियामेंट पे लानत भेजना, ये उनका। और हमारा ये रोल था कि अंदर बैठकर हमने तहकीकात की बात की, हमने ये बात की कि बिल्कुल आप ये खोलें, ये जो भी हल्के हैं खोलें, इसकी तहकीकात करें, और वही मौक़िफ़ लेकिन हमने पार्लियामेंट में अंदर लिया। आज वही बयानिया है। तो ये बयानिया तो उस वक्त की अपोजिशन का था, उस वक्त PMLN बेनिफिशरी थी,
आज पीटीआई बेनिफिशरी है। आज पीटीआई छुप छुप के अपना जो है ना वो डायरेक्ट इस इशू को नहीं एड्रेस कर रहे। ये दिस इज क्वाइट क्लियर कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पीटीआई को बेनिफिट मिला है इस इलेक्शन में, एक जमात जिसको हर लेवल पर मिला है। तो और वो तहकीकात के बाद पता चलेगा कि उसके डायनामिक क्या थे। वो प्री पोल के लेवल पर था, ड्यूरिंग पोल था, आफ्टर पोल था, ये जो आरटीएस सिस्टम फेल हुआ है इसकी वजह से था। ये सारी चीज़ें तहकीकात के बाद आएंगी, लेकिन ये बयानिया उनका नहीं था। ये बयानिया जमहूरियत का है, ये बयानिया कंसिस्टेंटली उस वक्त के अपोजिशन का था। और आज अच्छी बात है कि इन्होंने रियलाइज़ किया कि आज वो विक्टिम है इस धांधली के, लेकिन उनका तो तसादुम का बयानिया है, उनका तो ये था कि मुझे क्यों निकाला का बयानिया है। लेकिन अच्छी बात है कि अब वो इस सिस्टम में आए हैं और हम और कंस्ट्रक्टिव जो आप नफी साहब आप ये कह रही हैं कि अब नवाज शरीफ साहब की अपनी जमात भी शायद उनके उस बयानिए को छोड़कर आगे बढ़ गई है, फिर आप ये इंप्लाई कर रही हैं? इस वक्त पीएमएलएन तसादुम इस वक्त पोस्ट इलेक्शन सिनेरियो का ये है अगर कि एहतजाज हम कर रहे हैं वो तो जमहूरी अंदाज है। हमने धरना नहीं कॉल किया कि हम धरना करेंगे, हुकूमत इस्तीफा दे। हाँ, ये तो इमरान खान साहब का बयानिया है या पीटीआई का बयानिया है। हमने कहा कि हम एहतजाज ज़रूर रिकॉर्ड कराएंगे इलेक्शन कमीशन के आगे, लेकिन वी विल मूव ऑन। और उस लेवल पर तो पीएमएलएन हमारे साथ है। हम अपने जॉइंट कैंडिडेट्स जो है वो फील्ड करेंगे, स्पीकर आएगा, हमारा प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट आएगा, डिप्टी स्पीकर आएगा, और फिर हम अपना ऑपोजिशन का सिलसिला आगे चलाएंगे। जी, ये बिल्कुल ऑपोजिशन इत्तेहाद ने फैसले किए। फर्रुख साहब, आप अब अपनी बात मुकम्मल कर लीजिए, आप पॉइंट मेक कर रहा था कि जो इंतखाबात के हवाले से जितने भी सवालात उठाए जा रहे हैं, ये तमाम जो है वो आफ्टर थाट्स हैं और अपनी नाकामी को जो है वो धांधली के पीछे छुपाने की कोशिश की जा रही है, जिनके अंदर जो है वो कोई हकाइक मौजूद नहीं है। और मैं समझता हूँ कि ये कहते थे कि अब फ़ैसला अवामी अदालत में होगा, और अवामी अदालत का फ़ैसला जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में है। और इनको मैं ये कहूँगा कि हौसला रखें, ये नहीं है कि बिल्कुल इनको भी सीटें नहीं मिली, इनको भी लोगों ने जो है वो मुंतखब किया है, ये भी मुंतखब होकर आए। अगर धांधली वाला फैक्टर था तो आज जावेद लतीफ़ साहब जो हैं वो MNA ना होते यहाँ पर, वो भी अपनी सीट हार चुके होते। इनके बड़े बड़े लीडरान जो हैं वो अपनी सीटें जीते हैं। तो बात ये है कि ये आवाम का एक रद्द अमल है, इनकी कारकर्दगी के ऊपर भी सवालात मौजूद थे और जो इनका बयानिया था उसको मुस्तरद कर दिया, मुझे क्यों निकाला का लोगों ने। अब हुकूमत जो है वो अडयाला जेल से तो नहीं बन के चलेगी। और मैं ये समझता हूँ कि जो आज पीपल्स पार्टी का या मुस्लिम लीग नून का या बाकी दीगर जमातों का जो इत्तेहाद बनता हुआ नज़र आ रहा है, तो उसके अंदर भी बेशुमार सवालात मौजूद हैं। माजी के अंदर इनके बयानात थे कि हम अकेले काम करेंगे, हम मिल के हुकूमत नहीं बनाएंगे। कोई कहता था कि इमरान जरदारी भाई भाई, कोई कहता था कि नवाज इमरान भाई भाई। तो आज वो मामलात, वो नारे, वो नारे साहब आपने सवाल तो उठा दिया इत्तेहादियों पर, बट आपके इत्तेहादियों के हवाले से भी सवालात हैं और मैं वो भी उठाऊंगा, लेकिन मैं पहले वेलकम कर लूं जो आपके इत्तेहादी हैं, उनको वेलकम कर लूं शो में। MKM के सीनियर जनाब ख्वाजा इज़हारुल हसन साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। ख्वाजा साहब, वेलकम टू द शो। तो ख्वाजा साहब, यकीन आपकी जमात को भी है कि धांधली हुई, लेकिन आपने अपोजिशन इत्तेहाद के बजाय हुकूमती इत्तेहाद जो कि PTI के साथ है उसको चुना। लिहाजा आप इस बात को यकीन से कह सकते हैं कि इस सारे प्रोसेस में किसी एक जमात को, इन दिस केस PTI, कोई फेवर नहीं की गई, इसलिए हम इनके साथ शामिल हो रहे हैं। नहीं, मेरा ख्याल है आपने हमारा जो MOU साइन हुआ है तहरीरी तौर पे, वो आपने देखा। हमारा ये मानना है कि इंतखाबात PTI ने नहीं कराए, और ये मेरा भी मानना है, आपका भी, और बाकी जो मौजूदीन बैठे हैं। इंतखाबात इलेक्शन कमीशन ने कराए। ये ज़रूर है कि उसकी बेनिफिशरी PTI है, और ये बात हमारी पहली मीटिंग में हुई कि हम समझते हैं कि हमारे कुछ हलकों को खोलना चाहिए, रिकाउंटिंग होनी चाहिए, वेरिफिकेशन होनी चाहिए। तो उस पर इमरान खान साहब ने पहले बयान दिया, बाद में जहांगीर तरीन साहब ने कहा बिल्कुल। इंतखाबी अमल के अंदर शिकस्त और हार के लिए मुतमईन होना ये अलहदा चीज़ है। PTI के साथ इत्तेहाद करने की दो वजूहात तो ख़ुद पीपल्स पार्टी और PMLN खुद हैं। आप मेरा पस मंज़र देखें 10 साल का, कि मैं आपके सामने बैठा हूँ, सूबे में पानी मांगने पे मेरे ऊपर दहशतगर्दी की FIR है, या मेयर कराची के साथ जो कराची के मुख्तलिफ पैकेजेस की डील हुई। तो पिछले 10 साल में मेरी इन दोनों मौजूद जमातों ने
हुकूमत में होने के बावजूद मुझे तो वजह बना दिया ना कि मैं एक तीसरे ऑप्शन पे जाऊं। मेरे लिए तो आइडियल सिचुएशन थी कि मैं पीपल्स पार्टी के साथ बात करता, लेकिन जब पिछले 5 साल हमने देखा कि पीपल्स पार्टी ने इख्तियार लेने से लेकर FIR दर्ज करने तक, पाबंद सलासिल करने से लेकर मावरा अदालत तक हमें कहीं का नहीं छोड़ा, तो मुझे बताएं कि मेरे पास जो वोटर है, मेरा जो मैंडेट है, मुझे उसको क्या तसल्ली बख्श जवाब देना चाहिए कि मैं बाकी पूरी अपोजिशन इत्तेहादों में जो कि 1 महीने पहले तक एक दूसरे के खिलाफ बिल्कुल जंगो जदल की कैफियत में थे, आज वो भी शेरो शकर है, उनका जमहूरी हक है, होना भी चाहिए। 1 महीना पहले तक आपकी और PTI की कैफियत भी पार्टी की जवाब क्या है? अगर सिर्फ इख्तलाफ और जंगो जदल की कैफियत की बात है, मैं तो अगर मेरे मुतालबात को PTI साइन करके मुझे MOU देती है और मीडिया में भी पब्लिक करती है, तो ऐसा MOU पीपल्स पार्टी और PMLN भी दिखा दें ताकि उनका भी MOU सामने आए। मेरा MOU तो मेरे लोगों आप के कह रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट में होना चाहिए, टेंजिबल चीजें नजर आनी चाहिए। तो मियां साहब, सर एक तो नफीसा साहबा ने आपको बताया कि आपने कुछ सफर तय किया है और पीपल्स पार्टी के बयानिए से करीब तर हो गए। वो जो आपकी जमात का बयानिया है ना सर, जिसमें आप कुछ मखसूस इदारों की मुदाखलत और इन्वॉल्वमेंट की बात करते हैं, वो तो सर बज़ाहिर पर कहीं साइड लाइन हो गए। अब तो आप पीपल्स पार्टी PTI के 2013 वाले मौक़िफ़ पर आ गए हैं, तो शायद ये उल्टा सफ़र तय किया आपने। नहीं जवाद, ये आपका कहना है। दूसरी बात ये है कि अभी जो बात हो रही है कि कौन बेनिफिशली है कौन नहीं बेनिफिशली, मैं तो यहाँ सिर्फ ये इतना कहूँगा कि बहुत सी जमातें आज भी इत्तेहाद बनाने में आज़ाद नहीं हैं। आज भी ताकतवर लोगों के कहने पे उनको शिकायत होने के बावजूद भी जिन इत्तेहादों में जा रही हैं वो सबके सामने है। मगर जो नाम बात लेना सर, नफीसा अब भी आप अगर बीबी के नाम बात लेते हैं, सुन लें ना, बात सुन लें आप। जो भी नफीसा बीबी की बात कर रहे हैं, तो मैं ये कहूँगा कि बात तो वो दुरुस्त कह रही हैं कि हम जमहूरियत की बात करते हैं। बात वो नफीसा बीबी की जमात करे, मेरी जमात करे, कोई और जमात करे, हमारा बयानिया हो या इनका बयानिया हो, बयानिया सबका यही है कि निज़ाम की मजबूती के लिए, जमहूरियत के लिए हम क्या कहते हैं। हम यही तो कह रहे हैं ना कि अगर 2013 में किसी को शिकायत है, 2008 में, 2002 में, 97 में, 93 में, उससे पहले भी, तो मैं भी ये कह रहा हूँ, जमात भी ये कह रही है, पाकिस्तान का बच्चा ये बात कर रहा है कि किसी तौर पर भी किसी ताकतवर को इंतखाबी नताइज पर असरअंदाज नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब असरअंदाज ताकतवर लोग होते हैं तो उससे मसाइल का हल नहीं निकलता और जमहूरियत कमज़ोर होती है, अदारों पर एतमाद उठता है और अदारे जो हैं वो किसी तौर पर अपनी परफॉर्मेंस कारकर्दगी बेहतर नहीं बना सकते। अदारे उस वक्त मजबूत होंगे जब लोगों का उन पर एतमाद होगा, और लोगों का एतमाद उसी वक्त होगा जब वो अपनी डोमेन में अपनी हदूद से तजावज़ नहीं करेंगे। अब आ जाएँ ये जो इंतखाबात हैं, तो भाई मुझे ये बताएं जवाद साहब कि 2013 में इमरान खान ये कहते थे कि 70 लाख वोट मिला मुस्लिम लीग को 2008 में, तो इनको कैसे मिल गया 1 करोड़ 48 लाख वोट। तो आज कौम भी तो यही सवाल करती है ना कि आपको वोट मिला 70-75 लाख के करीब पिछले 2013 के इंतखाबात में, तो आपको आज 1.5 करोड़ वोट कैसे मिल गया। आपको जमात, जो आपकी जमात है KPK में, वहाँ आपको मैंडेट मिल गया। अगर आपकी परफॉर्मेंस इस तरह की थी कि आपको लोगों ने वोट पोल किया, तो तमाम सर्वे, तमाम पोल्स बता रहे थे कि मुस्लिम लीग नून, तो मियां साहब मुझे ब्रेक पे, इसका मतलब है सिंध में, इसका मतलब है सिंध में पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस और गवर्नेंस का तो फिर आज आप एतराफ कर लेना, फिर इसका डायरेक्ट मतलब तो ये हुआ। तो कह रहा हूँ, ये बिल्कुल जवाब आप सही कह रहे हैं। मैं ये कहता हूँ, ये तो बड़ी अच्छी बात है। आज सिंध में पीपल्स पार्टी को जितनी मेजॉरिटी मिली, उसके बारे में सर्वे क्या कह रहे थे, खैबर पख्तूनख्वा में जो जिसकी हुकूमत थी उसके बारे में क्या था, और पंजाब में जिसकी हुकूमत जिस जमात की थी उसके बारे में इलेक्शन से 1 दिन पहले तक क्या सर्वे बताते रहे हैं। मगर आप ये बताएं कि जो लोग सवाल उठाते थे कि इनको इतने वोट कैसे मिल गए, तो आज मुस्लिम लीग नून का भी हक है ना
कि ये भी सवाल उठाए। चलें सर, मैं इस सवाल को किस कारकर्दगी पर और चूंकि वोट मिल गया, ठीक है, ये सिंध की चूंकि बात आ गई है कराची के हवाले से और सिंध के हवाले से जो MOU साइन हुआ जिसका हवाला दिया ख्वाजा साहब ने भी अभी, ज़रा उसके ऊपर भी नाज़रीन बात करते हैं, उसका भी ज़रा जायज़ा लेते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब मैं आपकी जानिब आ रहा हूँ, इसको फिर खुशाइन समझा जाए डॉक्टर साहब कि कराची शहर की जब बात आई तो कराची शहर के दोनों बड़े स्टेक होल्डर्स अपने सियासी इख्तलाफात को भुलाकर इकट्ठे हो गए और इस तरह इकट्ठे हुए कि उन्होंने बाकायदा एक तहरीरी मुआहिदा भी कर लिया। सो ये तो कराची के लिए अच्छा हुआ ना? देखें, खुशाइन तो टाइम बताएगा। मैं समझती हूँ ये अननेचुरल अलायंस है, क्योंकि मैंने फितरी तौर पे देखी है कि मैं ख़ुद कराची में रहती हूँ, मैं कराची में पढ़ी हूँ। कराची के लोग जो हैं वो कोई PTI की जिस किस्म की पॉलिटिक्स है उसको पसंद नहीं करते हैं। और जो अब इजहारुल हसन साहब ने जो बात की कि 10 साल, पहले तो मैं इनको करेक्ट करूं कि 10 साल में से 5 साल MQM जो है वो अलायंस में थी पीपल्स पार्टी के साथ, तो उसमें अपने आप को भी शामिल करें। और पिछले 5 साल जो मंसूबे शुरू हुए हैं वो रिकॉर्ड का हिस्सा है। K3 शुरू हुआ, K4 शुरू हुआ, वो पीपल्स पार्टी ने शुरू किए। 1.25 एकड़ ज़मीन रूरल सिंध की लोगों की प्राइवेट लैंड, पब्लिक लैंड, वो इस प्रोजेक्ट में दी गई है। तो मंसूबे आगे चल रहे हैं, ये बात नहीं है। फेडरल गवर्नमेंट, हाँ अलबत्ता ऐसा ही एक MOU उन्होंने PMLN के साथ किया और मुझे पता है कि उनका शायद कोई भी मुतालबे उनमें से पूरे नहीं हुए। शायद इस MOU का भी यही हाल होगा कि PTI जो है तो हो सकता है उसकी 4-5 सीटें आनी थी कराची में, लेकिन जो उनको स्ट्रेंथ मिली है वो हम भी जानते हैं, ये भी जानते हैं कि वो मसनूई है और ये बेचारे अफेक्टीज हैं। मुझे तो कुछ प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने बताया है कॉन्फिडेंशियली कि 1-2 हलकों में इनके लोग जीत रहे थे और शाम को फिर पता नहीं कैसे तब्दील हो गए। मुझे पता नहीं कि इन्होंने क्यों नहीं अपने एजेंट्स बिठाए, क्या नहीं किया, वो तो तहकीकात बताएंगे। और PTI को खुद हैरत हुई है कि हमने कराची में इतनी सीटें जीत ली, हमें तो पता भी नहीं था कि हमारी इतनी स्ट्रेंथ है। और ही विल बे मी आउट, इजहारुल हसन साहब विल बे मी आउट। फिर समझदारी का मुजाहरा किया PTI ने कि एतराज उठाने वालों को ही साथ मिला लिया, फिर ये एक पॉलिटिकल मैच्योरिटी और विजडम का सबूत हुआ। फिर तो ठीक है, देखिए उनको नंबर्स गेम पूरी करनी है, उनकी मजबूरी है और पॉलिटिक्स से है, इट्स आर्ट ऑफ द पॉसिबल। हम ये लेकिन ये मुझे गैर फितरी लग रहा है। आगे वक्त आके बताएगा कि कितना ये जेल हुए हैं, क्योंकि इनके वोट को हमारी भी कुछ सीटें गई हैं पीपल्स पार्टी की। बेनिफिशरी तो हमें होना था जो रिसीट किया है, लेकिन MQM की खुद की काफ़ी और भी सीटें आ रही थी, कुछ हमारी आ रही थी। अब ये रिवर्स कैसे हुआ है, क्या हुआ है, ये तो इलेक्शन कमीशन को बताना है कि फर्रुख हबीब साहब कैसे तब्दील हुआ। सर MOU का दम तो भर रहे हैं ख्वाजा साहब, लेकिन ये मुआहदे MQM ने माजी में भी किए। 88 में मोहतरमा की हुकूमत में शामिल हुए थे मुआहदे के तहत, 11 महीने लगे थे सर, और फिर अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद में थी MQM। सो ये सिर्फ मैं हवाला दे रहा हूँ सर माजी का, ज़रूरी नहीं है इस दफ़ा भी हो, लेकिन MOU साइन करने का मतलब ये है अब ये चीज़ मशरूत हो गई है, इनकी डिमांड्स को आप जायज़ भी समझ रहे हैं और आपको ये डिलीवर करना पड़ेगा, वरना क्या होगा तारीख बता रही है। देखिए, मैं समझता हूँ कि कराची जो है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, और कराची पाकिस्तान की जो है वो माशी शारक भी है, इकनॉमिक हक भी है, और कराची की एक अपनी सिग्निफिकेंट इम्पॉर्टेंस है। और कराची के लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मैंडेट दिया और यकीनन जो है वो MQM भी कराची की जमात है, और कराची के मुफादात और कराची के लोगों के लिए काम करना मैं समझता हूँ कि दोनों जमातों के लिए इस टाइम बड़ा अहम है। और जो कराची को इग्नोर किया गया, पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत रही तो कराची जो है वो सिंध का हिस्सा है, कैपिटल है वहाँ पे, और इनका दारुल हुकूमत है, सूबाई दारुल हुकूमत है, लेकिन वहाँ पर ना बल्दियाती इदारों को मजबूत किया गया, ना वहाँ पर कराची के लोगों को बिजली दी गई, ना कराची के लोगों को जो है वो पीने का साफ़ पानी मुहैया किया गया, और ना कराची के अमन अमान को हुकूमत ने बेहतर करने की कोशिश की। अगर कोई सिक्योरिटी इदारे वहाँ पर आके काम ना करते तो आज कराची का अमन जो है वो तबाह हाली की तरफ होता। हमने कराची को दोबारा जो है वो रोशनियों का शहर बनाना है, एक नेक नियति के साथ काम का आगाज़ किया है। इसके ऊपर इफ़ एंड बट्स लगाने की मैं समझता हूँ इस वक्त ज़रूरत नहीं है। और जो जहाँ तक रह गई बात इंतखाबी मामलात की, बात पहले भी हो रही थी
कि इतने वोट क्यों ले लिए, किस कारकर्दगी की बुनियाद पे ले लिए। तो हजूर पनामा केस आया, अडयाला जेल में मियाँ नवाज शरीफ साहब पहुँच गए, एहतसाब अदालत का फैसला सामने आ गया, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तहरीक इंसाफ को 2/3 अक्सरियत के साथ आई है, अपनी परफॉर्मेंस के जरिए आई है। आपने ये पॉइंट आ गया। आपने थोड़ा सा कराची पे चूंकि फोकस कर रहा हूं, मैं चाह रहा हूं ख्वाजा साहब का हलफनामा आपने खत्म कर दिया। ये लोगों की रिजल्टमेंट है। मैं ख्वाजा साहब आपकी तरफ आ रहा हूं। ख्वाजा साहब सर पहले तो आप इसका जवाब दे दें, मियां जावेद लतीफ़ साहब जैसे नाकिदीन की राय में शायद MQM इस वक्त इतना इत्तेहादी चूज करने में शायद कोई बहुत ज्यादा आज़ाद है ही नहीं, और ये शायद MQM से ज्यादा किसी और का फैसला है और आपको तो सिर्फ सरे तस्लीम को खम करना है। ख्वाजा साहब, तो मैं बहुत एहतराम से पूछना चाहता हूं कि हमने जो आपके सदर ममलिकत के वोट दिए थे बहसीत MQM 24, वो किसके कहने पे दिए थे? शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो अभी के बने आखिरी प्राइम मिनिस्टर, वो भी हमने आपको वोट किया था, वो किसके कहने पे किया था? मियाँ साहब के लिए सेनेट में अमेंडमेंट्स आई थी, वो किसके कहने पे? ख्वाजा साहब, मैं अगर एक इजाफा कर दूं, सर एक दफा MQM ने चेयरमैन सेनेट रज़ा रब्बानी साहब के लिए भी वोट दिए थे। हाँ बताएं। लेकिन हाँ, और उसके बाद MQM ने कहा था कि बिल्कुल वोट का रिएक्शन भी आया। हमने वोट किया, तो बताएं ना। तो ये और सेनेट में हमने सादिक संजरानी साहब को वोट दिया, लेकिन डिप्टी चेयरमैन को वोट नहीं दिया हमने पीपल्स पार्टी के। तो हमारा उसूली सियासत हमारी है। आप आकर मेरे लोगों से पूछे ना यहाँ पर कि आइए जनाब पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करते हैं, मेरा वोटर क्या कह रहा है, मेरा PMLN को सपोर्ट करते हैं, मेरा देखें आज मुझे हमदर्दी है आपसे अगर आपकी जमात के साथ कहीं ज्यादती हो रही है, लेकिन भाई 2013 से मैं भी तो कुछ चीख रहा था, मैं भी तो कुछ आवाज़ आपको कह दे रहा था। लेकिन वही बात है, देखें मुझे अपने शहर का नहीं, मुझे पूरे अर्बन सिंध का फ़ायदा देखना है। इस MOU में हैदराबाद यूनिवर्सिटी भी है, इस MOU में मीर पुखार सखर उनका भी जिक्र है, नवाब शाह का भी जिक्र है। मेरे साथ जो ज़्यादती अनफॉर्चुनेटली दोनों हुकूमतों ने 10 साल की है, और ये जो मोहतरमा मेरी बहन फरमा रही है 5 साल हम हुकूमत में रहें, तो मेरे पास खेल और कूद और माहौलियात की वजारत रही है, उसका हिसाब ले लें। उस दौर में भी आपके होम मिनिस्टर क्या फरमाते रहे, उस दौर में भी हमारे साथ क्या तरह वो कड़वे अंगूठ हमने इसलिए पिए कि मोहतरमा का एक सानिया था, हम चाहते थे कि आपको सिंध के लेवल के ऊपर किसी भी तरह का सियासी मुकाबला ना हो। आपके साथ एक बहुत बड़ा सानिया हुआ है, आपको मौका मिलना चाहिए, आप गवर्नेंस करें। 5 साल मैं आपको आज लिख के दे रहा हूँ, मैं पॉलिसी साजी में हूँ। मोहतरमा साहिबा की शहादत की वजह से पीपल्स पार्टी को ये यूनिफिकेशन, ये सॉलिडारिटी हमारा देना सिंध के बेटे की हैसियत से फ़र्ज था, वो हमने दिया। 5 साल ये जो गुजरे, इसमें भी 2 दफ़ा आपने हमें हुकूमत की ऑफर की है। अब असल में आपको पता नहीं है ना। डॉक्टर नफीसा साहब, आपका भी शुक्रिया। मियां जावेद लतीफ़ साहब शरीक गुफ्तगू थे। फ़ारूक हबीब साहब हमारे साथ। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल खत्म हो चुका है, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।